हेलो दोस्तों, मैं रोहित और आज मैं आपके लिए पॉलिटी का फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला टॉपिक माना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आप विश्वास रखें, इसमें केवल 4 आर्टिकल है, लेकिन हमें केवल उन्हीं चीजों के ऊपर बात करनी है, केवल वही काम करना है जो हमारे पेपर के लिए रेलेवेंट है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही बड़ा विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट नहीं बनना, हमें केवल अपने क्वेश्चन से मतलब है जो कि पेपर में आते हैं, हम केवल उन्हीं पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले इन 4 जो इसके आर्टिकल्स है उनको जानना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 का आर्टिकल 1 to 4 जो होता है वो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के ऊपर है। इसके अंदर मोस्टली ये होता है कि भारत के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नेम्स, उनको कैसे बनाया जाता है, किसी 2 राज्यों को कैसे तोड़ा जाता है, 2 राज्यों, एक राज्य को तोड़ करके बाइफरकेट करके कैसे 2 हिस्सों में किया जाता है, उसके कुछ जिलों को कैसे हटाया जाता है, दूसरे स्टेट से कुछ जिलों को कैसे लगाया जाता है। इसमें इन सारी चीजों का जो प्रोसीजर होता है और जो कॉन्सेप्चुअल चीज इसमें है, जो प्रोसेस है, उसके ऊपर हमको बात करनी है। वही पेपर में रिलेवेंट और आता है, और कुछ जीके जीएस की भी चीजें। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 1 कहता है नेम एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इसमें इंडिया की जितनी भी टेरिटरी मतलब क्षेत्र, प्रदेश, जितने भी राज्य हैं, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, और जो भी एक्वायर किए जाने वाले हैं। मान लो कि अभी इंडिया है, बाद में जाकर के इसने किसी पूरे बांग्लादेश पे कोई एक्वायर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, ठीक है, तो वो क्षेत्र भी इसके अंदर ही आएगा। आर्टिकल 1 के तहत वो भारत का हिस्सा ही होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल फर्स्ट में ये है कि जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज उनका नेम है और वो किस तरह से इंडिया में है, उनके ऊपर बात की जाती है। इसमें एक लाइन लिखी, इंडिया दैट इज भारत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है तो इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में भारत लिखा गया है। ये बहुत ही पेपरों में आया हुआ है, तो आप याद रखिएगा, आर्टिकल 1 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के लिए क्या नाम दिया गया है, भारत। इस तरह द टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, एक्वायर्ड टेरिटरीज, मैंने बताया कि स्टेट्स, राज्यों के क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरीज जो भी होंगे वो सब आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंगली भारत के हिस्से माने जाएंगे, भारत के होते हैं। आर्टिकल 2 में है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर किसी नए राज्य को बनाना है, ठीक है, या उसको नया नाम देना है या उसकी स्थापना करनी है, तो वो किस तरह से हो, वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 के तहत होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, पार्लियामेंट हैव अथॉरिटी टू सच एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट। संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पार्लियामेंट या जो संसद है उसको यह पावर दिया है कि वो एक रूल बना के, नया कानून बना करके, लॉ बना करके किसी भी स्टेट को, एक नए स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है या उसके नेम में परिवर्तन कर सकती है, चेंज कर सकती है। यह पार्लियामेंट करता है, प्रेसिडेंट नहीं करता। आर्टिकल 3 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। देख सकते हैं, नए स्टेट का निर्माण करना, फॉर्मेशन करना, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, किसी राज्य के एरिया को काट छाट, अल्टरेशन मतलब काट छाट करना, या तो घटाना, किसी स्टेट के या कुछ जिले के एरिया को इसमें मिला देना, है किसी जिले से या स्टेट के कुछ जो एरिया है उनको वहां से निकाल के अलग करना, ये काम करना। बाउंड्रीज और उसके बाउंड्री का निर्धारण करना, मान लो कि अगर किसी स्टेट के कुछ इलाके हैं, कुछ रीजन्स हैं, है ना, उनको अगर उससे काट के अलग करते हो तो फिर से एक नई बाउंड्री बनानी पड़ेगी। और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, और उसके काट छाट के बाद एक जो नया स्टेट बनेगा उसका नेम क्या होगा, वो भी आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। इसमें देखिए होता है क्या है, किन किन चीजों पे काम होता है, याद रखिएगा। सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम एनी स्टेट, किसी एक राज्य से उसके टेरिटरीज को या क्षेत्रों को अलग किया जा सकता है, एक काम ये भी हो सकता है। यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट, 2 राज्यों को मिलाया जाता है या 2 राज्यों में से एक पूरे राज्य और एक दूसरे राज्य के कुछ क्षेत्रों को या कुछ इलाकों को मिलाया जाता है। उसके बाद इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट के एरिया को बढ़ाया जाता है या किसी भी स्टेट की जो बड़े स्टेट है उनके एरिया को घटाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश को कम करके उसमें उत्तरांचल बना दिया गया, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। ये एग्जांपल्स हैं। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, मैंने बताया घटा देते हैं किसी भी स्टेट के एरिया को। अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट,
किसी भी स्टेट के बाउंड्री को काट छांट करना, माने उसकी बाउंड्री को थोड़ा अप या डाउन कर देना। कुछ इलाके जैसे मान लो महाराष्ट्र, जैसे आंध्रा और तेलंगाना की जब डिवाइडेशन हुई, डिवाइड किया गया, तो कुछ इलाके आंध्रा को दिए गए, इसमें से वो कुछ उधर से इधर लिए गए। तो ये बाउंड्रीज का हेरफेर जो होता है, काटछांट उसको कहते हैं। अल्टर द नेम ऑफ एन स्टेट, और किसी भी स्टेट के नाम में भी जो काटछांट होती है, परिवर्तन होता है, वो सब काम किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो है, ये आर्टिकल 3 का मुद्दा है, आर्टिकल 3 के अंदर होता है। याद रखना, ये सारी चीजें पार्लियामेंट ही करता है। और उसके बाद आर्टिकल 4 आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर मान लो पार्लियामेंट ने कानून बनाया, या मान लो कि किसी भी स्टेट के नेम को चेंज किया, तो स्टेट को सबमर्ज किया, मिलाकर के कोई नया स्टेट बनाया, अल्टरेशन किया, एडमिशन किया, स्टेबलाइजमेंट किया, कुछ भी किया, राज्य के पूरे बाउंड्री में हेरफेर किया, कुछ भी किया गया, तो उसमें क्या होगा, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। मैंने 12th शेड्यूल पढ़ाए थे, फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या था, नेम ऑफ टेरिटरीज एंड स्टेट्स था, और सेकंड में भी उसी तरह था। तो इन दोनों शेड्यूल्स में हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। देख सकते हैं ये 4 आर्टिकल्स द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की चीज है, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्शन है। उसके बाद हम इसमें जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली ज्यादा बनते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ये पहला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। कोई भी केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज होगा, उसका डायरेक्ट जो पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन वो किस ऑफिसर के थ्रू करता है। जैसे स्टेट में का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो गवर्नर के थ्रू होता है। गवर्नर उसका क्या करते हैं, नॉमिनी माना जाता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। लेकिन इंडियन टेरिटरीज में किसको माना जाता है, वहां गवर्नर को नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को माना। जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जितने भी इंडियन टेरिटरीज है वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। उसके बाद 1911 एक मैंने ईयर दिया, यहाँ जॉर्ज फिफ्थ जो थे, जॉर्ज फिफ्थ, उन्होंने न्यू दिल्ली को कोलकाता की जगह अपनी इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल डिक्लेयर की थी। और यह उन्होंने कहा किया था, इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा दरबार लगा था उनका, ठीक है, हुई थी कॉन्फ्रेंस, वहां पे किया गया था। उसके बाद 1912 में बिहार, उड़ीसा और असम, ये 3 ऐसे स्टेट थे जिनको लैंग्वेज के बेसिस पे पहली बार स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, माने भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर इन राज्यों का सबसे पहले निर्माण किया गया था, बिहार, उड़ीसा और असम का, ठीक है। 1913 में जब 1912 में बिहार, उड़ीसा और असम को लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग अलग राज्य बनाया गया, तो उसी समय आंध्र महासभा ने तेलुगु लैंग्वेज को बेस बना करके, तेलुगु लैंग्वेज के बेस पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषाई आधार पर आंध्र महासभा की स्थापना की। और आंध्र महासभा ने किसकी मांग की, आंध्र प्रदेश नाम के राज्य की मांग की थी। 1970 में माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड, आपको पता है, रिपोर्ट आई थी, उसमें भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे किसी भी स्टेट के फॉर्मेशन की जो बात थी, भाषाई आधार पे किसी भी राज्य के निर्माण की जो बात थी, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में उसको एक्सेप्ट किया गया था, उसको सपोर्ट किया था उन्होंने। उसके बाद याद रखिएगा, इंडिया जो है, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, तो ध्यान दीजिएगा। यूनियन ऑफ स्टेट है, हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं, राज्यों का, भारत जो है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। यहां पर क्या है, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ नहीं करता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसके अकॉर्डिंगली कोई स्टेट इंडिया से या यूनियन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या इंडिया से अपने आप को अलग कर सकती है कि हम तो इंडिपेंडेंट, ऐसे नहीं होता। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है, वहां पे हर स्टेट की सोवर्जिनिटी को भी सपोर्ट किया जाता है। कहने का मतलब हर स्टेट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो चाहे तो देश से कोई मतलब ना रखे, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। उसके बाद देख सकते हैं, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, हम लोग हिंदी में एक वर्ड आएगा, अविभाज्य राज्यों का संघ, ठीक है, ये अविभाज्य है, इसका कोई भी विभाजन नहीं हो सकता हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का या यूनियन का। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स,
है ना, बाय पार्लियामेंट ऑन रिकॉग्निशन एंड परमिशन। देखिए प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली, कहने का मतलब है कोई भी नया स्टेट का जो फॉर्मेशन होता है, देखो होगा कैसे, मान लो कि आंध्र प्रदेश वालों ने डिमांड किया कि हम इससे अलग होके एक तेलंगाना स्टेट का निर्माण करना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा कोई जरूरत नहीं था, वो एक स्टेट की प्रॉब्लम थी, स्टेट ने कहा, तो उस स्टेट गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया और सबसे पहले प्रेसिडेंट को भेजा, प्रेसिडेंट ने उसको देखा, ठीक है, गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने फिर इस रिकमेंडेशन को पार्लियामेंट में भेजा और तब जाके पार्लियामेंट उस पर एक्ट बना सकती है, डायरेक्ट नहीं कि पार्लियामेंट सीधे उठा करके कुछ बना दे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद कैन पार्लियामेंट गिव एनी पार्ट ऑफ कंट्री टू अदर्स, क्या एक ऐसा भी क्वेश्चन है पेपर में आ रखा है, क्या हमारा जो पार्लियामेंट है उसको ये राइट है कि इंडिया के किसी भी पार्ट को डायरेक्टली किसी फॉरेन कंट्री को दे दे, उसके नाम कर दे, ऐसा क्या कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक जजमेंट दी थी, उन्होंने कहा था ये किसी भी हमारे पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में नहीं है, उनको इसके लिए हमारे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और इसके लिए एक बार अमेंडमेंट किया गया था सबसे पहले, और 9th अमेंडमेंट था, उसमें पाकिस्तान को बेरूबाड़ी का जो इलाका था इंडिया का वो उसको दिया गया था, उसके सिर्फ फैक्ट था। इसलिए स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन 1956, राज्य पुनर्गठन आयोग, देख सकते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। पहले आपने शायद पढ़ा हो, तो मैं बता दूं 1956 से पहले आजादी के बाद मैं वो 3-4 स्टेट थे वो एक साथ थे, जैसे अभी आप पंजाब जो लेते हो उसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी था, आसाम में मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर सारे स्टेट एक में आते थे, ठीक है, और यहाँ मैसूर में कर्नाटका आता था, त्रावणकोर में केरला आता था, मुंबई जो प्रेसिडेंसी थी उसमें गुजरात के इलाके आते थे, कुछ एमपी के इलाके आते थे, तो इस तरह से बहुत सारे स्टेट कंबाइंड थे, ठीक है, तो उनको फिर से डिमांड के हिसाब से अलग अलग करके रीऑर्गेनाइज करना या पुनर्गठन दोबारा बनाने का जो काम किया गया था, उसके लिए कमीशन बनी थी, वो 1956 में बनी थी, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत सारे कमीशन बने। देखिए जो स्टेट अभी आपको जो 28 स्टेट्स दिखते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर बट गया है और अब यूनियन टेरिटरीज 9 हो गई हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो बढ़ गए और एक स्टेट जम्मू कश्मीर घट गया, तो 28 स्टेट्स है। तो ये जो 28 स्टेट्स दिख रहे हैं वो सीधे शुरू से आजादी से ही नहीं ऐसे थे, धीरे धीरे करके उनका निर्माण होता गया, उनके पीछे भी एक स्टोरी है, बेसिक चीजें हैं जो कि पेपरों में आती हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले डिमांड हुई थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मेशन की बात हो, लेकिन जो भाषा तेलुगु बोलता है तो तेलुगु प्रदेश बना दो, तमिल बोलता है तो तमिल इलाका हो जाए, कन्नड़ तो कन्नड़ हो जाए, है ना, इस तरह से बात हो रही थी। तो इसको जितने भी हमारे जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बने उन सबों ने इस रिकमेंडेशन को, इस मांग को, इस डिमांड को खारिज किया था, रिजेक्ट किया था। लेकिन उसमें कुछ जो कमीशन बने थे उन्होंने बात क्या की, देख सकते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट कमीशन बनी थी पहले, भाषाई आयोग जो बने थे पहले, धर आयोग 1947 बना, जिसने 1948 में अपनी रिपोर्ट दी थी और उसने सिरे से बिल्कुल इस बात को डिसमिस कर दिया था कि किसी भी भाषा के आधार पे किसी राज्य को बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा था प्रशासनिक जो सहूलियत होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे ही किसी भी स्टेट का फॉर्मेशन होगा, भाषा के लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होगा। उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा बवाल हुआ, बहुत ज्यादा लोगों ने उत्पात मचाया, कर सकते प्रदर्शन, प्रोटेस्ट हुआ और 1953 में इसी अनरेस्ट को खत्म करने के लिए जेबीपी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटब्य सीतारमैया जो थे 3 लीडर थे, उन्हीं के जेबीपी उन्हीं के नाम पे पड़ा था। 1953 में एक कमीशन बना था और इसने भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे किसी भी स्टेट की डिमांड को खत्म कर दिया था, नहीं किया गया था। लेकिन श्री राम पंतुलू ने 1955 में उनका 50 दिनों तक आमरण अनशन के कारण उनका निधन हो गया था, वो मर गए थे, तो बहुत दबाव में आके गवर्नमेंट ने फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस पे आंध्र प्रदेश स्टेट का फॉर्मेशन किया था जो 1955 में हुआ था। लेकिन उसके बाद किसी भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे किसी भी स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है।
फजल अली कमीशन 1953 में ही बना। इसमें कुंजरू और पन्नीकर भी थे, तो तीन फजल अली, कुंजरू और पन्नीकर तीन मेंबर थे, मिलके एक कमीशन बना था। और इसमें भी इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट थे उसके फॉर्मेशन की बात को सिरे से खारिज कर दी और बहुत सारे जो रिकमेंडेशन दी, सिफारिशें दी, उसी को एक्सेप्ट करके, एज इट इज एक्सेप्ट करके गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का काम स्टार्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे स्टेट बनने लगे। अब एक क्वेश्चन और आता है, स्पेशल स्टेटस फॉर स्टेट्स। देखिए, गाडलिक एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि स्पेशल, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनको कि स्पेशल स्टेटस दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके और वो भी डेवलप हो सके। क्राइटेरिया क्या हुआ कि उनको, देखिए अब जैसे मैंने लिख भी रखा है यहां पर, इस तरह से सबसे पहले तो माउंटेनियस लोकेशन होना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र होने चाहिए, दूर दराज के क्षेत्र होने चाहिए, दुर्गम इलाके होने चाहिए, वहां का पॉपुलेशन बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने चाहिए, माने कि आर्थिक रूप से पिछड़े होने चाहिए, ठीक है। अगर ये सब क्राइटेरिया हो जाए तो उसको 90% जो ग्रांट मिलता था, अनुदान सरकार देती थी, और 10% उसको लोन मिलता था, वो भी लो इंटरेस्ट पे, ठीक है। इतना तो समझ गए। अब आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तीन पहाड़ी स्टेट हैं, ठीक है। और जो 8 स्टेट इधर हमारे हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय, इन सारे जो 11 स्टेट्स होते हैं हमारे, इन सबों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। और इधर बिहार ने भी बहुत सारे स्टेट्स ने निर्माण किया था कि हमको भी स्पेशल स्टेटस दिया जाए, लेकिन उनको स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप बने रहिए। इसके बाद आप देखिए, पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में बात की थी। तो 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, उसके बाद सारे स्टेट्स का उसके बाद 2014 तक, तेलंगाना तक निर्माण होता चला गया। तो उसकी हिस्ट्री को हम देखेंगे एक चार्ट में। आपने चार्ट बना रखा है, बहुत आसान है, बस 2 मिनट लगेगा। देखो आप, सबसे पहले आंध्र प्रदेश को, जैसे मैंने बताया था, 1955 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया और इसको तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो मद्रास प्रेसिडेंसी के थे उनसे अलग करके इसको एक अलग स्टेट आंध्र प्रदेश बनाया गया। उसके बाद 2014 में इसके साथ में लगा दिए, तो सबसे बातें बनाए, लेकिन आंध्र प्रदेश से रेलेवेंट है इसलिए हम इसको बनाया है। तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उसके तहत आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में तोड़ करके, बाइफरकेट करके एक तेलंगाना नाम का नया राज्य बनाया गया, जिसका चंद्रशेखर राव अभी तक सीएम है। गुजरात को 1960 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके एक अलग राष्ट्र, अलग स्टेट बनाया गया, नहीं तो पहले ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ही आता था। केरला को 1956 में त्रावणकोर और कोचीन के इलाके, जो कि मद्रास के इलाके नहीं थे, त्रावणकोर और कोचीन पहले से भी इंडिपेंडेंट था, एक अलग एग्जिस्टेंस रखता था अपना, ठीक है। तो उसको ही मर्ज करके, त्रावणकोर और कोचीन को मर्ज करके केरला नाम का एक नया राज्य बनाया गया, उसी इलाके को लेकर के 1956 में। कर्नाटका को 1956 में ही मैसूर नाम से, मैसूर जिसका पुराना नाम था, उसी इलाके को फिर कर्नाटका में के रूप में बनाया गया, कर्नाटका नाम का एक नया स्टेट बनाया गया। नागालैंड 1962 में असम से अलग होकर के बनाया गया। असम से लगभग 4-5 स्टेट अलग करके बनाए गए थे। असम बहुत बड़ा स्टेट था, उसी से अलग करके मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, है ना, नागालैंड, ये सब अलग स्टेट बने। तो पहले नागालैंड 1962 में हो गया। 1969 में सबसे पहले तो सब स्टेट बना था मेघालय, 1969 में एक सब स्टेट बना था असम का। उसके बाद 1971 में फाइनली ये इसको कंप्लीट स्टेट का स्टेटस मिल गया। मणिपुर और त्रिपुरा 1971 में ही एक यूनियन टेरिटरीज पहले थे, असम से अलग करके इसको यूनियन टेरिटरीज पहले बनाया गया था, फिर इन्हीं यूनियन टेरिटरीज को कंप्लीट स्टेट का स्टेटस मिल गया, ये स्टेट बन गए। सिक्किम को 1975 में कंप्लीट स्टेट बना दिया गया। ये भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, जिसको कि वहां के राजा से लेकर के इसमें मर्ज किया गया था इंडिया में। उसके बाद हरियाणा को 1966 में पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों से के जो इलाके थे उनको एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया। 1970 में जो पहाड़ी क्षेत्र थे, जैसे जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी माउंटेनियस इलाके हैं, वो पहले पंजाब में आते थे। तो पंजाब के जो पहाड़ी इलाके थे, माउंटेनियस रीजन से लोकेशंस थे, उनको हिमाचल प्रदेश बनाया गया। और जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे, हिंदी जो लैंग्वेज बोलने वाले थे, उनको हिमाचल प्रदेश, हरियाणा 1966 में बनाया गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1986 में
फुल स्टेट का स्टेटस मिल गया और ये भी आसाम से अलग हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। गोवा को 1987 में दमन दीव और गोवा अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन 1987 में गोवा को एक स्टेट का दर्जा दिया गया, जो कि आपको मैं बता दूं इंडिया का सबसे छोटा स्टेट भी गोवा ही है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों स्टेट 2000 में ही अलग हुए थे। तो छत्तीसगढ़ जैसा कि आप देख सकते हो मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड पता नहीं होगा आपको, उत्तर प्रदेश और झारखंड बिहार से सेपरेट होकर अलग स्टेट बना था। अभी इनिशियली 2019 में जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट बना था, जिसके तहत इसको एक जम्मू कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम की 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। तो सर देख सकते हैं ये पूरा यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया चैप्टर खत्म हो गया। इससे अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक सो आप अच्छी तरह से उसको कर पाओगे पेपर में। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब अगर चैनल मेरा नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।